Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine, vitamin B12 deficiency anemia. Because we complete the microcytic anemia types like sideroblast anemia, iron deficiency anemia. Now today we start from the type macrocytic anemia, in which there will be vitamin B12 deficiency anemia, folate deficiency anemia, hemolytic anemia. But today we study vitamin B12 deficiency anemia. Before going to topic outline, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this lecture is for you. तो अभी आज हमारा टॉपिक है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। ये जो है मैक्रोसाइटिक एनीमिया का टाइप है, पहला टाइप है, जिसमें हम टॉपिक आउटलाइन में पढ़ेंगे सबसे पहले डिफिनेशन, फिर काजेज, फिर पैथोफिजियोलॉजी, फिर क्लिनिकल फीचर, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर मैनेजमेंट। सबसे पहले डिफिनेशन, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन ये है कि ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मतलब जिसमें मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम आरबीसी का 95 माइक्रोन से ज़्यादा होगा। डिफिनेशन क्या है कि एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया है जो विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से होता है। डिफिनेशन क्या है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉल्ड विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट है काजिस। काजिस जो है विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की तीन बड़े काजिस हैं। नंबर 1 है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। अगर हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, उसमें अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो हमें क्या होगा, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया। फॉर एग्जांपल इन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन है, जो वेजिटेबल लेते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, मीट नहीं लेते हैं, उनमें क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 जो है वो किस में मौजूद है, फिश में मौजूद है और एनिमल की लिवर में मौजूद है। तो ये जो है विटामिन B12 का सोर्स है। अगर एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी। दूसरा काज क्या है, इनहेरिटेड। अगर इनहेरिटेड जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशिएंसी हो तो क्या होगा, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्योंकि जो टर्मिनल इलियम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, वहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा इनहेरिटेड काज की वजह से, तो बी क्या होगा, विटामिन B12 डिफिशिएंसी होगी। तो पहला काज क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल इन वेजिटेरियन। दूसरा काज क्या है, इनहेरिटेड, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशिएंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। और तीसरा काज क्या है, माल एब्जॉर्प्शन। अगर माल एब्जॉर्प्शन हो, माल एब्जॉर्प्शन किस में होता है, गैस्ट्रेक्टोमी में होता है, अगर स्टमक की सर्जरी हो। दूसरा क्या है, पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी, अगर पेंक्रियाटिक एंजाइम ना हो, पेंक्रियाटिक इनसफिशेंसी हो, तो भी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। फिश वर्म, अगर फिश वर्म हो तो उसकी वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन होता है। और चौथा क्या है, H फाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर फाइलोरी जो बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होगी, माल एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये तीन क्या हुए, काजिस हुए। नेक्स्ट हमारे साथ काजिस के बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ये हमारे साथ टर्मिनल इलियम है। इन टर्मिनल इलियम क्या होती है, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। किस तरह, विटामिन B12 जो है बाइंड हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, फिर इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन टर्मिनल इलियम से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा इनहेरिटेड काज की वजह से, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा, अगर विटामिन B12 शुरू से ही नहीं होगा,
न्यूट्रिशन में, जैसे कि यहाँ काजिस क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन में है ही नहीं, तो विटामिन B12 नहीं है तो एब्जॉर्ब तो नहीं होगा। दूसरा काज क्या है, इनहेरिटेड, विटामिन B12 तो है लेकिन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा फिर भी टर्मिनल एलियम में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तीसरा क्या है, माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन में क्या है, गैस्ट्रेक्टोमी है, क्योंकि स्टमक से ही इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, वहाँ से ही पैदा होता है। अगर गैस्ट्रेक्टोमी हो, स्टमक को रिमूव किया है तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा। पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, क्योंकि पेंक्रियास के जो एंजाइम है वो भी इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद फिश वर्म, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, इन सब में क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि टर्मिनल एलियम में एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन B12 की, तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा या गैस्ट्रेक्टोमी हो उसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, या पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो, या फिश वर्म हो, या H पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन टर्मिनल एलियम से नहीं होगा। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी में और क्या है, विटामिन B12 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, DNA सिंथेसिस इन RBC, DNA सिंथेसिस इन RBC। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो DNA सिंथेसिस RBC में नहीं होगा। जब DNA सिंथेसिस RBC में नहीं होगा तो RBC की न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होगी। जब न्यूक्लियस की मैच्योरेशन नहीं होगी तो क्या होगा, तो मेगालोब्लास्ट बड़े साइज के सेल बनेंगे, मैक्रोसाइट बनेंगे, और वो मैच्योर होने से पहले, क्योंकि DNA सिंथेसिस नहीं होगी, न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होगा, जब न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होगा तो वो सेल मैच्योर होने से पहले ही डाई हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, एनीमिया होगा। दूसरा विटामिन B12 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइलिन शीथ। ये जो न्यूरॉन है इसकी जो रेड से मैंने शो की माइलिन शीथ, इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी विटामिन B12 रिस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए। और इसके बाद विटामिन B12 सेरोटोनिन भी बनाता है, उसकी जो अमाइनो एसिड है वो भी बनाता है। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो सेरोटोनिन नहीं होगा, सेरोटोनिन नहीं होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स दो तरह के हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया के। सबसे पहले है एनीमिया सिम्टम्स और दूसरा है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। एनीमिया सिम्टम्स क्या है, आमतौर पर जैसे फटीग है, ग्लोसाइटस है, टंग की इन्फ्लेमेशन, हेडेक है, पेल स्किन है, टेकिकार्डिया है, ब्रीथलेसनेस है, ये तो आम एनीमिया के सिम्टम्स है। दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में जब माइलिन शीथ नहीं होगा, जब सेरोटोनिन नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूरोपैथीज होंगे, फीट और हैंड में नमनेस होगी, डिप्रेशन होगी, साइकोसिस होगी। तो ये हुए क्लिनिकल फीचर। अब इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में मेनली हम दो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक विटामिन B12 लेवल करते हैं और दूसरा हम एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ देखते हैं। अगर विटामिन B12 का लेवल कम होगा तो हमें पता चलेगा विटामिन B12 डिफिशिएंसी में है। दूसरा, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद है तो फिर भी हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, विटामिन B12 इंजेक्शन देंगे 4 हफ्ते के लिए, पहले 4 हफ्ते के लिए देंगे विटामिन B12 की इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। फिर उसके बाद हर 1 महीने के बाद वो एक इंजेक्शन लगाएगा कोबोलामिन की या विटामिन B12 की, फिर 3 महीने के बाद। तो पहले 4 हफ्ते में रेगुलर वो लगाएगा, फिर वो क्या करेगा, हर 1 महीने बाद, फिर हर 3 महीने बाद फिर रोकेगा। तो ये इसका मैनेजमेंट है। उसके बाद ये तो हुआ इंट्रामस्कुलर। अगर ओरली कोबोलामिन टेबलेट लेता है तो वो भी कम से कम 1 मंथ के लिए तो लेना ज़रूरी है, डेली 1 टेबलेट वो लेगा। तो ये हमारे साथ आज हमने पढ़ ली विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया की डेफिनेशन, काजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।